हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हम टीवी मोबाइल पे ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग की ऐड देखते हैं, मगर असल दुनिया में इन ऐप के जरिए जिस लेवल का स्कैम हो सकता है वो देख के तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी छोटी सी गलती या लालच आपको तबाह बर्बाद कर सकती है। झूठ लगता है तो ये एक्सप्लेनेशन देखना। दोस्तों, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत की है, तो प्लीज साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शेरॉन लोगों को इस बेटिंग स्कैम की स्टोरी बताना शुरू करती है। बेटिंग की शुरुआत 1955 के एक अमेरिकन गेम शो से हुई जिसका नाम था $64,000 क्वेश्चन, जिसमें किसी सवाल के कुछ आंसर होते थे। लोगों को उन पर बेटिंग लगानी होती थी। उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो लाइव ब्रॉडकास्ट में डिले होता था, जिसका फायदा बेटिंग वाले उठाने लगे और मैनिपुलेट करने लगे। वो गेम शो के अंदर से इंफॉर्मेशन निकालने लगे। ये बात गेम शो के एक्सपर्ट जॉन केली के नजर में आ गई और उसने उसका फायदा भी उठाने का सोचा और खुद ही गलत इंफॉर्मेशन फैलाने लगे। मगर गैम्बलिंग की बेटिंग में मैथमेटिक्स की जरूरत होती है। कुछ मैथमेटिशियंस अपने कैलकुलेशन के जरिए जीत का आंकड़ा भी बता सकते थे। आज की दुनिया में ऐसा ही ब्रिलियंट लड़का है पैडी, जिसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की है, जो यूनिवर्सिटी का टॉप रैंकर रहा है, जिसने एक बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी के सॉफ्टवेयर में खुद का बनाया हुआ बग डाल के उसे हैक किया। उसने प्रोग्रामिंग के जरिए दुनिया भर की 80,000 बैंक में सिर्फ एक पेनी जनरेट करके बताया कि कैसे मामूली फ्रॉड करके भी हजारों डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। ऐसा जीनियस लड़का तक इन बेटिंग ऐप के स्कैम का शिकार बन गया। फिर हम तो मामूली इंसान हैं। क्या थी ये स्टोरी, चलो जानते हैं। इसकी शुरुआत 2018 से होती है। पैडी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। कंपनी के एनुअल फंक्शन में प्रमोशन अनाउंस किया जाने वाला है। सबसे सक्सेसफुल एम्प्लॉय होने की वजह से पैडी ये प्रमोशन डिजर्व करता है, मगर प्रमोशन किसी और को दिया जाता है क्योंकि वह लड़का टॉप मैनेजमेंट का रिलेटिव है, जिससे पैडी खासा नाराज होता है और तुरंत नौकरी को लात मारने का फैसला करता है। भरे फंक्शन से वह निकल के फंक्शन के कंप्यूटर को हैक करके स्क्रीन पे मजाक उड़ाने वाले इमोजी डालता है। उसने सिंगापुर की फायरफ्लाई गेमिंग कंपनी ज्वाइन करने का फैसला किया है, तो वो सिंगापुर जाने वाले प्लेन में बैठ जाता है। पैडी के साथ कुछ और भी लड़के हैं जो उस कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं। प्लेन में मैक नाम का एक लड़का, जो उस गेमिंग कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, वो इनको वेलकम करता है। पैडी प्लेन में भी इन सब के मोबाइल हैक करता है। वो मैक को तो उसकी कुंडली बता देता है। प्लेन सिंगापुर लैंड करते ही मैक इन सब लड़कों के पासपोर्ट ले लेता है। फिर इन सबको किसी बस में डाल के सिटी टूर के लिए ले जाया जाता है। ये लोग एंजॉय कर रहे होते ही है कि कुछ गुंडे इनके साथ मारपीट करके इनको अगवा करते हैं। तो पता चलता है वो गुंडे मैक के ही है। अब इनके चेहरे पे मास्क चढ़ा के इन्हें शहर से दूर किसी सुनसान जगह बसे बड़े से विला में लाया जाता है। उस जगह का मैनेजर है आकुन। वो पैडी और बाकी लड़कों से कहता है कि आज के बाद वो सब उसके लिए काम करेंगे। सब लड़के चिल्ला के इनकार करते हैं, तो उनकी जम के पिटाई की जाती है। ये बड़ा सा विला दरअसल ऑनलाइन बेटिंग का अड्डा होता है, जहाँ तरह तरह की ऑनलाइन गैम्बलिंग खेली जाती है। एक सेक्शन होता है टारगेटेड कस्टमर को पकड़ने का, दूसरा सेक्शन होता है वेबसाइट और ऐप डेवलपमेंट का, तीसरा सेक्शन होता है ऑनलाइन कैसीनो और कार्ड्स का, जिसे होस्ट कर रही है खूबसूरत लड़कियां। जो यहाँ से भागने की कोशिश करता है उन्हें टॉर्चर किया जाता है। आकुन पैडी को बताता है कि उसे 30,000 युआन की सैलरी दी जाएगी और अच्छा काम करने पर बोनस भी मिलेगा। पैडी आकुन से सीधा कहता है कि वह स्कैम वाला जॉब नहीं करना चाहता और इस तरह कैद में रह के तो बिल्कुल नहीं। तो मैक पैडी की पिटाई करता है। वह गन दिखा के उससे कहता है कि उसकी सिर्फ लाश ही यहाँ से बाहर जा सकती है। पासी के एक गांव के स्कूल में इनके रहने का बंदोबस्त किया गया है, जहां एक ही रूम में 40-50 लोग साथ में रहते हैं। एक लड़का पैडी से कहता है कि उसे इसकी आदत करनी होगी। पैडी को होप है कि उसकी फैमिली उसे ढूंढने की कोशिश करेगी, मगर अगले ही पल मैक वहां आके पैडी से जबरदस्ती मोबाइल के जरिए उसके माँ बाप को मैसेज भिजवाता है कि उसका सब अच्छा चल रहा है, तो उसकी चिंता ना करे। बोबो नाम का लड़का पैडी को बताता है कि इन कंप्यूटर का सर्वर कंबोडिया में है। तो अब पैडी को वेब से ऐसे लोगों की लिस्ट निकालने का काम दिया जाता है जिनको गैम्बलिंग में फंसाया जा सकता है। मौका देख के पैडी एक पेपर पे हेल्प का मैसेज लिख के टॉयलेट की विंडो से बाहर फेंकने की नाकामयाब कोशिश करता है। तभी उसकी मुलाकात एना से होती है, जो कैसीनो सेक्शन में काम करती है। वो उससे कहती है कि ऐसी हरकतें करोगे तो बेमौत मारे जाओगे। एना उससे कहती है कि आकुन ने उससे कहा है कि अगर वो 5 मिलियन का टारगेट अचीव करेगी तो वो उसे यहाँ से आजाद करेगा। तो अब पैडी एना से कहता है कि वो उसे टारगेट अचीव करने में मदद करेगा, उसके बदले वो उसकी यहाँ से निकलने में मदद करे। अब एना की कहानी हमारे सामने आती है। चाइना की एक एड एजेंसी के लिए एना मॉडलिंग का काम करती थी, मगर एक दिन उसे उसके मैनेजर से पता चला कि एक बेटिंग कंपनी उसकी फोटो बिना परमिशन उनके प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर रही है। एना मैनेजर से कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो ये सब नहीं कर रही, मगर एजेंसी के रूल्स के हिसाब से एना का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके उसे मॉडलिंग के जॉब से निकाला जाता है। दुखी एना घर जा रही होती है
कि लिफ्ट में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। वो ऐना को एक ऐड ऑफर करता है, मगर लोकेशन पे जाने के बाद ऐना को पता चलता है कि वो बोल्ड ऐड है, तो वो ऐड करने से इनकार करती है, जिससे वो लड़का उससे पैसे मांगता है और हाथापाई पे उतर आता है। तभी सूजी आके उस लड़के को पैसे देके ऐना की जान छुड़ाती है। अब सूजी ऐना को मैक के पास लेके आती है। मैक उसे जॉब ऑफर करता है, जिसमें ऐना को ऑनलाइन कैसीनो में कुपियर का काम करना है, जिसके उसे हर महीने 1.5 लाख मिलेंगे। इतने पैसे का नाम सुन के ऐना तो लुभा गई थी। सूजी ऐना को कॉन्फिडेंस देती है। वह ऐना से कहती है ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां इस जॉब के लिए ट्राई कर रही है, जो लकी होगी उन्हें ही ये जॉब मिलेगा। सूजी लड़कियों को हंट करने का काम करती है। सूजी की लाइफस्टाइल से ऐना इंप्रेस होती है और जॉब के लिए रेडी होती है। तो अब पता चलता है मैक, सूजी और वो लड़का एक टोली है जो ऐना जैसी भोली भाली लड़कियों को लालच देके फंसाने का काम करती है। तो ऐना को भी कुछ लड़कियों के साथ कंबोडिया के छोटे से टाउन में बसे इस कैंप सेंटर में लाया गया। मैक उसे बताता है कि उसे ऑनलाइन पे आने वाले क्लाइंट को लुभा के उन्हें और गैम्बलिंग करने के लिए उकसाना है या मजबूर करना है। ऐना का भी पासपोर्ट लिया जाता है। खेलने वाले के लालची स्वभाव को पकड़ के उसे इस गेम का एडिक्टेड करना है। पहली 2-4 छोटी बाजियां उसे जीतने देनी है। जब वो बड़ी बाजी लगाना शुरू करेगा तब हम हमारा खेल शुरू करेंगे। उसका हारना जीतना दोनों हम ही कंट्रोल करेंगे। देखते देखते ऐना इस ऑनलाइन बेटिंग की सबसे डिमांडिंग कुपियर बन गई थी। तो ये थी ऐना की कहानी। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि वहाँ टॉयलेट में मैक आता है। पैडी टॉयलेट में छुप जाता है और वो हेल्प वाला पेपर निगल जाता है। मैक उसे वार्निंग देता है। मैक ऐना का खास करके ख्याल रखता है, तो वो उसे सिर्फ डांटता है। तभी मैक को पता चलता है कोई बड़ी मछली ऐना के साथ गैम्बलिंग पे पैसा लगाना चाहती है, और ये बड़ी मछली होती है टियानो, जिसकी गर्लफ्रेंड है शाओनी। टियानो का नेचर ही गैम्बलिंग वाला है। ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बावजूद फुर्सत के वक्त वो छोटी मोटी स्पोर्ट्स बेटिंग खेलता रहता है कि तभी उसके सामने आती है ऐना की बिजनेस प्रपोजल एड। ऐना का मैग्नेटिक खूबसूरत चेहरा उसे अट्रैक्ट करता है। अब इस तरह के बिजनेस प्रपोजल वाले आपसे कहते हैं कि हमारे बिजनेस में शामिल हो जाओ और हर दिन फलाना पैसे कमाओ। ये बिजनेस मार्केटिंग पे बेस होता है। मकसद कुछ बेचने का नहीं होता, बल्कि आपका और आपके जरिए जो और लोग जुड़ने वाले हैं उनका पूरा डेटा हासिल करना। आपकी सोच, आपकी स्पेंडिंग की आदतें, आपका फाइनेंशियल और बैंक स्टेटस, आपका फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ जानना यही होता है। फिर आप जैसे लोगों के स्वभाव को स्टडी करके आपको गैम्बलिंग और बेटिंग जैसी ऐप के जरिए शिकार बनाया जाता है। आपको उसकी आदत डाली जाती है। टियानो ऐना के बिजनेस प्रपोजल में फंस जाता है। लेविश लाइफस्टाइल जीने का शौकीन टियानो ऐना के फेक गोल्डन कार्प ऐप को अपने मोबाइल पे डाउनलोड करता है। ऐप ज्वाइन करते ही उसके अकाउंट में कुछ बोनस अमाउंट आ जाती है। वो ऐना को अपना कुपियर चुनता है और उस बोनस अमाउंट से ऑनलाइन खेलना शुरू करता है। शुरुआत में जाहिर है वो जीतता ही है, जिससे टियानो को कॉन्फिडेंस आता है कि गैम्बलिंग में उसका लक है। मछली जाल में फंस जाती है। टियानो ने बेटिंग के लिए अपनी थियरी बनाई है। उसके कैलकुलेशन के हिसाब से पहली कुछ राउंड हारने के बाद जीत पक्की होती है। तो ग्रेजुएशन के बाद जॉब के साथ वो गैम्बलिंग शुरू करता है, मगर बेचारे को पता नहीं होता वो खेल नहीं रहा, उसे खिलाया जा रहा है। जहाँ उसकी थियरी कुछ काम नहीं आने वाली, तो वह बड़ी बाजी हार जाता है। मगर ऐसी बाजी हारने के बाद शिकार हाथ से ना चला जाए, इसलिए ये फ्रॉड सिंडिकेट टियानो को लोन ऑफर करती है और उनकी सबसे बड़ी ट्रिक खेलती है इनसाइड डोप, जो आजकल बहुत चलती है। इनसाइड डोप यानी इस गैम्बलिंग ऐप के अंदर का कोई आदमी शिकार को टिप देता है कि इस पे पैसे लगाओ, जीत जाओगे। शिकार पैसे लगाता है, जीत जाता है, तो अगली बार वो और बड़ी अमाउंट लगाता है और हार जाता है। तो अब पैडी ऐना की तरफ से टियानो को मैसेज भेजता है कि वो इस इनसाइड इंफॉर्मेशन की हेल्प से पैसे लगाए, उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। अब जैसे ही टियानो को क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन दिया जाता है, वो पहले तो खर्चा करना शुरू करता है। जो उसकी मेंटेलिटी है, वो अपनी गर्लफ्रेंड शाओनी को फ्लूट गिफ्ट करता है। ऐना के चैट ऐप के जरिए टियानो को कुछ आंकड़े भेजे जाते हैं, जिस पर गैम्बलिंग करने से जीतने की आशंकाएं ज्यादा है। टियानो पागल होकर रूलेट पे खेलने का फैसला करता है। पहला गेम तो वो जीतता है, तो उसका डोप पे यानी टिप पे विश्वास बैठ जाता है। टियानो गैम्बलिंग का इस कदर एडिक्टेड हो जाता है कि वो ऑफिस में भी स्पोर्ट्स पे बेटिंग करता रहता है। उसकी इस आदत को सिंडिकेट के यहाँ बैठा पैडी भांप लेता है और उसे स्पोर्ट्स बेटिंग के लिए इनवाइट करता है। हार जीत के इस खेल में टियानो काफी पैसे गंवाता है, तो ऑफिस से कर्जा लेना शुरू करता है। उसका काम में मन नहीं लगता। वो पैसे के लिए अपने महंगे जूते तक बेचना शुरू करता है। जूते खत्म होते हैं तो कपड़े बेचने लगता है। बोनस अमाउंट के लिए दोस्तों को बेटिंग ऐप डाउनलोड करने के लिए कन्विंस करने लगता है। टियानो ऐना का क्लाइंट है, तो टियानो की बेटिंग की वजह से ऐना भी टारगेट तक पहुंचने लगती है। यहाँ टियानो ने जिन गुंडों से कर्जा लिया होता है, वो पैसे के लिए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। पैसा नहीं मिलता तो वो टियानो से जबरदस्ती 3-4 बार उसका ब्लड निकाल लेते हैं, जो रेयर ब्लड ग्रुप है। टियानो की ये हालत देख के शाओनी परेशान होती है।
तो उसके डैडी कैसे पैसा अरेंज करके उन गुंडों को दे देते हैं। अब टियानो से उसका स्मार्टफोन छीन के नॉर्मल फोन दिया जाता है तो टियानो अपनी कार गिरवी रखता है। टियानो की माँ को उसके ड्रॉअर में कई क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं जिन सबसे टियानो ने कर्जा लिया है। वह देख के माँ शॉक होती है। टियानो फिर से बेटिंग या गैम्बलिंग ना करे इसलिए शाओनी उस पर नजर रखने लगती है। तो एक शाम दोनों जब पब में बैठे होते हैं तो सामने स्क्रीन पे चल रहा फुटबॉल का मैच देख के टियानो को बैटिंग करने का मन करता है। तो वह शाओनी से कहता है कि वो उसकी तरफ से साउथ कोरिया की टीम पे 2 लाख लगाए। शाओनी बेट लगाती है। गेम शुरू होता है। टियानो का वह एक्साइटमेंट देख के शाओनी को उसकी दया आती है। मगर कमाल की बात यह होती है कि साउथ कोरिया जर्मनी को हरा देती है जिससे टियानो इतना खुश होता है कि वो अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाता। उसके 2 लाख के 10 लाख हो चुके हैं। मगर शाओनी उससे कहती है कि उसने आइन वक्त पे बैटिंग कैंसिल की थी। वो नहीं चाहती थी कि कहीं टियानो फिर से ना हार जाए और डिप्रेशन में ना चला जाए। वह देख के टियानो काफी गुस्सा होता है। अपने फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और शाओनी को जख्मी करता है। अब टियानो अपनी दादी के घर चला जाता है और उससे कहता है कि वह जल्दी ही शादी करने वाला है। वह सुन के दादी शगुन की तौर पे टियानो को उसका डेबिट कार्ड देती है जिसमें 1.5 लाख पड़े हैं। मगर टियानो के लिए वह काफी नहीं होते तो वह दादी के जेवर चुराता है जिसका टियानो को अफसोस तो होता है कि दादी के प्यार का उसने विश्वासघात किया। मगर वह फैसला करता है कि वह बाजी जीत के दादी को उसके जेवर वापस करेगा। जुए की लत इंसान को इंसानियत छोड़ने पे मजबूर करती है। यहाँ शाओनी ऑनलाइन फ्रॉड डिवीजन की चीफ शेरॉन से मिलती है और स्कैम सिंडिकेट के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करती है। शेरॉन उससे कहती है कि सिर्फ ऐड देख के इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता। आदमी की लालच भी उतनी ही कसूरवार है। शाओनी शेरॉन से कहती है कि ये लोग टियानो को गैम्बलिंग के लिए उकसा रहे हैं। शेरॉन बताती है इस तरह के स्कैम वाले ये लोग गैम्बलिंग ऐप मोबाइल पे डाउनलोड करने बोलते हैं। फिर उनके जरिए कोई बग हमारे मोबाइल में छोड़े जाते हैं जो हमारी बैंकिंग इंफॉर्मेशन, मैसेजेस, हमारे पासवर्ड, हमारी शॉपिंग सब एक्टिविटीज को जान लेते हैं। उसे मैनिपुलेशन करके हमारा डेटा बनाते हैं और हमारी बर्बादी की चाल चलते हैं। वो लोन लेने पे उकसाते हैं। इनसाइड डोप का लालच देके कुछ बाजियां जिताते हैं। हार जीत का पैटर्न बना के हमारी फीलिंग के साथ खेलने लगते हैं। शेरॉन शाओनी को प्रॉमिस करती है कि वो कोई एक्शन लेगी। तहकीकात से शेरॉन को पता चलता है टियानो को भेजे गए ईमेल कई और लोगों को भी भेजे गए हैं। मतलब ये ईमेल भी फेक होने के चांसेस है। यहाँ सब कुछ हारा हुआ टियानो डिप्रेस मूड में है मगर जुए की लत उसे शांति से बैठने नहीं दे रही। वो अपनी माँ से अपना मोबाइल मांगता है। माँ मना करती है तो वो उसे सुसाइड की धमकी देता है। तो आखिर में बेचारी माँ बता देती है। टियानो तिजोरी में से अपना मोबाइल और प्रॉपर्टी के पेपर ले लेता है। वो उस प्रॉपर्टी को गिरवी रख के बहुत बड़ी अमाउंट उठाता है। फिर एना को मैसेज करता है कि वो उसे कोई इनसाइड टिप दे। जो मैक देख लेता है वो जान जाता है इस बार बड़ी अमाउंट लगाई जाने वाली है। तो वह पैडी के जरिए टियानो को मैसेज करता है कि वह इथेरियम पे पैसा लगाए जो एक क्रिप्टो करेंसी है। अब आकुन भी समझ जाता है यही वक्त है जैकपॉट जीतने का। तो आकुन माइंड गेम खेल के टियानो को मैसेज भेजता है कि ज्यादा लालच अच्छी नहीं, वह गैम्बलिंग छोड़ दे। मगर टियानो सुनने को तैयार नहीं। अब वह सीधा एना को कॉल लगाता है। आकुन हाथ लगी शिकार को गंवाना नहीं चाहता। तो अब एना आकुन के कहने पे टियानो का कॉल रिसीव करती है और उसे ऐप में लॉगिन करने बोलती है। वो टियानो से कहती है कि दोनों मिलके ऐप के अकाउंट में 8 मिलियन डिपॉजिट करेंगे यानी टोटल मिला के 16 मिलियन, जो उस अमाउंट को मिली हुई टिप के जरिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेगी। जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें से वह 30% कमीशन लेगी। उतावला टियानो अपनी तरफ से 8 मिलियन डिपॉजिट करता है। आकुन ऐप के अकाउंट से वह अमाउंट चाइना के अलग अलग कई बैंकों में ट्रांसफर करता है और अपने लड़कों को डेबिट कार्ड देके वह कैश विड्रॉ करने के लिए एटीएम सेंटर भेजता है। इस बड़े ट्रांजैक्शन की खबर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को लगती है तो वह टियानो के बैंक को इन्फॉर्म करती है कि वह इस ट्रांजैक्शन को कैंसिल करे क्योंकि ये एक स्कैम है। मगर जब तक के बैंक कोई एक्शन लेती या आकुन के लड़के एटीएम जाके डिपॉजिट की हुई पूरी कैश विड्रॉ करते हैं। उस कैश को टायर में छुपाया जाता है जो आकुन के पास भेजी जाएगी। यहाँ टियानो एना को मैसेज और कॉल करने की कोशिश करता है तो पता चलता है उसका नंबर ब्लॉक किया गया है। तो वह समझ जाता है उसे ठगा गया है। दूसरी ओर टियानो 2 दिन घर पे न आने की वजह से उसके पेरेंट्स टेंशन में आके शाओनी के पास पहुंच जाते हैं। अब ये तीनों टियानो को ढूंढते हुए उसके ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। मगर टियानो पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुका है। वो जान जाता है उसने अपने साथ अपने पेरेंट्स को भी बुढ़ापे में बर्बाद किया है। शाओनी टियानो को दरवाजा खोलने बोलती है मगर अपनी सोच बुद्धि खो बैठा टियानो बालकनी से जम करके सुसाइड करता है। घायल हालत में उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है जहां वो कोमा में चला जाता है। गैम्बलिंग के लत ने एक अच्छे खासे घर को बर्बाद कर दिया था। किसी की बर्बादी किसी का जश्न बन जाती है। 8 मिलियन हासिल करके स्कैम सिंडिकेट खुशियां मना रही है मगर पैडी दुखी है। वो जानता है किसी को बर्बाद करने में उसका भी हाथ है। इतना बड़ा टारगेट अचीव करने की वजह से
एना को ग्रीट किया जाता है। आकुन एना और पैडी को बोनस की तौर पे बड़ी अमाउंट देता है। आकुन पैडी से कहता है, तुम ब्रिलियंट हो, यहीं पे रह के मेरे साथ काम करो, माला माल कर दूंगा। स्कैम के पैसे में से कुछ पैसा वर्कर्स में बांटा जाता है। एना टारगेट तो अचीव करती है, मगर आकुन एना को उसका पासपोर्ट वापस करने को तैयार नहीं। वह एना से कहता है, मुझसे शादी करो या यही सड़ती रहो। एना समझ जाती है वह फंस चुकी है। मौका देख के पैडी आकुन से कहता है, उसे इतने सारे वर्कर्स पालने की जरूरत नहीं, वो ऐसा ऐप बनाएगा जो इन वर्कर्स का काम करेगा, जिससे पैसे भी बचेंगे और झंझट भी। उस ऐप से कस्टमर की हैबिट्स का भी पता चुटकियों में लग जाएगा, जिससे ऐप खुद ऐसे कस्टमर के लिए प्रोग्राम बनाएगा। पैडी की ये बात सुन के आकुन इम्प्रेस होता है। पैडी आकुन को कॉन्फिडेंस में लेके अपने पेरेंट्स को मैसेज भेजता है कि वो ठीक है। अब एना और पैडी एक दूसरे के करीब आते हैं। एना पैडी से कहती है कि आकुन उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो पैडी उससे कहता है कि उसने कुछ प्लान किया है, तो वो थोड़ी दिन रुके। अब पैडी को अलग रूम दिया जाता है। पैडी एक करेंसी नोट पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का फोन नंबर लिख देता है। दूसरे दिन रिलैक्स के लिए इन लोगों को सिटी टूर के लिए ले जाया जाता है। पैडी वो नोट एना को देके कहता है कि वो किसी सही आदमी को ये दे जो उन्हें बचा सकता है। एना रेस्टोरेंट का बिल देने के बहाने वो नोट काउंटर पे खड़ी लड़की को देती है और उसे नोट पे लिखे नंबर पे कांटेक्ट करने बोलती है। वो लड़की हड़बड़ा जाती है तो किसी कस्टमर का धक्का लग के नोट नीचे जमीन पे गिर जाता है, जिस पर कॉफी लग जाती है। पैडी झट से वो नोट ले लेता है ताकि वो मैक के हाथ ना लगे। अब आकुन पैडी को टीम लीडर बनाता है। पैडी भी आकुन की तारीफ करके उसका कॉन्फिडेंस जीत लेता है। तो अब पैडी के कंप्यूटर प्रोग्राम को नजर में रख के आकुन छोटे वर्कर्स को काम पे से निकाल देता है, जिससे वो वर्कर्स खुश है। मगर पैडी उनमें से अपने एक वर्कर दोस्त के हाथ वो फोन नंबर वाली नोट थमाता है और उसे हेल्प करने बोलता है। मगर रास्ते में मैक उस वर्कर से वो नोट सिगरेट खरीदने के लिए लेता है। नोट पे लिखा हुआ देख के शॉपकीपर वो नोट नहीं लेती। अब ये बात मैक आकुन को बताता है। आकुन उस वर्कर को बुरी तरह पीटता है, मगर वो वर्कर पैडी का नाम नहीं बताता। आकुन समझ गया है कि उसकी टीम में कोई गद्दार है जो गवर्नमेंट को कांटेक्ट करना चाहता है। मैक नोट को सूंघता है तो उसे कॉफी की स्मेल आती है। वो समझ जाता है कि वो नोट तो एना का है, मगर वो चुप रहता है। तो अब पैडी खुद पे इल्जाम लेता है। उसे बचाने के लिए एना सामने आती है। पैडी कहता है, नोट पे मेरी हैंडराइटिंग है। अब पनिशमेंट के तौर पे एना के हाथ के नाखून निकाले जाते हैं तो पैडी के पैर की हड्डी तोड़ी जाती है। आकुन उस वर्कर को मार देता है। रात को बस से वापस रूम पे लौटते वक्त एना बस से कूद के भाग जाती है। वो वहां से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने जाती है, मगर वो लोकल पुलिस आकुन से मिली हुई है, तो वह एना को अरेस्ट करके आकुन को उसके बारे में इन्फॉर्म करती है। मैक आके एना को पिकअप करता है। आकुन ने एना को मारने का हुक्म दिया है। मैक एना को पोर्ट पे लेके आता है, फिर उसे सैक में बंद करके पानी में फेंक देता है, जिसका वो वीडियो शूटिंग करता है। मगर डूबने के पहले एना को पानी से बाहर निकाला जाता है। मैक उसे एक बोट में बिठा के चाइना बॉर्डर छोड़ने बोलता है। वो उसे उसका पासपोर्ट वापस करता है। वो एना को इशारों से कहता है कि वो अपना मुंह बंद रखे। या एक फंक्शन के दौरान शेरॉन शाओनी से मिलती है। शाओनी से उसे पता चलता है कि टियानो ने सुसाइड की कोशिश की। उसने गैम्बलिंग में 8 मिलियन गंवाए, उसका घर बेचा गया, उसकी फैमिली सड़क पे आ गई, तो टियानो खुद कोमा में मौत से जूझ रहा है। शेरॉन समझ जाती है कि इन हालातों के लिए वो भी कई जिम्मेदार है। शेरॉन शाओनी से कहती है कि वो इस केस की तहकीकात करके रहेगी। रात को शेरॉन शाओनी को अपने कार से ले जा रही होती है। वो शाओनी से कहती है कि ये स्कैम वाली दूसरी कंट्री से ऑपरेट करते हैं, तो उनके खिलाफ ठोस सबूतों के बगैर एक्शन नहीं लिया जा सकता। कि तभी सिग्नल पे कोई उनकी कार में ऑनलाइन गैम्बलिंग का कार्ड लगा देता है। कार्ड पे एना का फोटो देख के शाओनी शेरॉन से कहती है कि ये वही स्कैम वाली लड़की है जो टियानो को गैम्बलिंग के लिए इनकरेज करती रहती थी। तो अब पुलिस उस प्रिंटिंग प्रेस में छापा मारती है जहाँ कार्ड प्रिंट किए जाते हैं, जहाँ से उन्हें एना की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सूजी को अरेस्ट किया जाता है। तो यहाँ मैक एना को डुबो के मारने का वीडियो आकुन को दिखा के उसकी मौत का कंफर्मेशन देता है। दूसरी ओर एना चाइना अपने घर पहुंचती है, मगर वहाँ पुलिस उसे अरेस्ट करती है। तो यहाँ आकुन पैडी को नया प्रोग्राम बनाने बोलता है, जिससे पुलिस उसे ट्रेस ना कर सके। एना को एक ऑडिटोरियम लाया जाता है। एना पुलिस को कोऑपरेट करने से घबरा रही है, क्योंकि उसे लगता है पुलिस इन स्कैम वालों से मिली हुई है। स्टेज पे कुछ लोग अपना बेटिंग और गैम्बलिंग का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिससे पता चलता है कि इस लत ने कितनों के घर बर्बाद किए हैं। शेरॉन एना को हॉस्पिटल ले जाके टियानो की हालत दिखाती है, जिसकी 20 हड्डियां फ्रैक्चर हुई है, लीवर फट चुका है, रिब्स टूटी हुई है और डॉक्टर को खुद पता नहीं वो कोमा से बाहर आएगा भी या नहीं। शाओनी एना से कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को सिर्फ 3 महीने जानते थे, मैं उसे 4 साल से जानती हूँ, फिर भी वो तुम पे ज्यादा विश्वास करता था। मास्टर डिग्री हासिल करने वाले इतने ब्रिलियंट लड़के को तुमने बर्बाद कर दिया। कभी हंसने हंसाने वाला अब मुर्दे की तरह पड़ा है, जिसकी जिम्मेदार तुम हो। वह सुन के एना फुट फुट के रोने लगती है। शेरॉन एना से कहती है, तुम्हारी एक मदद
कई लोगों को बचा सकती है। वो उसे पैडी का फोटो दिखाती है तो एना उसे पहचान जाती है। अब पुलिस की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और ऑफिसर्स को फ्री हैंड दिया जाता है कि वो इन ऑनलाइन स्कैम करने वालों के खिलाफ एक्शन ले, इन स्कैम के पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ा जाए। तो अब शेरॉन अपनी टीम के साथ कंबोडिया पहुंचती है, जहां चाइनीज एम्बेसी का ऑफिसर उन्हें वेलकम करता है। शेरॉन एना से जान चुकी है कि लोकल पुलिस इन स्कैम वालों से मिली हुई है, तो वह सीक्रेटली ये मिशन हैंडल करना चाहती है। तहकीकात से शेरॉन को पता चलता है कि पैडी के साथ और 3 लड़के भी यहाँ आए थे जो अब गायब है। होटल में तहकीकात करने से पता चलता है कि इस सिंडिकेट की आउटडोर एक्टिविटी मैक हैंडल करता है। पुलिस मैक को ट्रैक करती है मगर अरेस्ट नहीं करती। वो मास्टरमाइंड तक पहुंचना चाहती है। मैक के जरिए वो उस विला तक पहुंच जाती है जहां से ऑनलाइन स्कैम किया जाता है। अब पुलिस की मदद से उस विला पे छापा मारा जाता है मगर वहाँ कोई नहीं होता। अलग अलग जगह से वर्कर्स को अरेस्ट किया जाता है। 4 मिलियन के फंड को सीज किया जाता है। 52 मोबाइल जब्त किए जाते हैं मगर मास्टरमाइंड का कोई पता नहीं चलता। अब हमारे सामने इस फ्रॉड सिंडिकेट का असली मास्टरमाइंड चोंग आता है, जिसके लिए आकुन काम करता है। तो पता चलता है ये चोंग कंबोडिया का बड़ा मिनिस्टर है। उस छोटे से टाउन में शेरॉन के एक्शन की वजह से उथल पुथल हो जाती है, जिससे लोकल लोग गुस्सा होते हैं और उनकी कार पे हमला करते हैं। मगर एम्बेसी का ऑफिसर उन्हें बचाता है। वो उन्हें प्रेशराइज करता है कि अब एक कंट्री छोड़ के जाने में ही उनकी भलाई है। कई दिनों की कार्रवाई के बाद भी शेरॉन के हाथ स्कैम करने वाला आकुन नहीं लगता, तो वो वापस चाइना लौटने का फैसला करती है। यहाँ पैडी का खास दोस्त गाओ बच्चों को बाइनरी लैंग्वेज सिखा रहा होता है। 1 is equal to 1, 2 is equal to 10, 3 is equal to 11, 4 is equal to 100, 5 is equal to 101, तो 6 is equal to कितना? वो होता है 110। वो सिखाते हुए गाओ को याद आता है कि उसके दोस्त पैडी ने कुछ दिन पहले मोबाइल से उसे जो मैसेज भेजा था उसमें 6 का आंकड़ा था। दरअसल उस दिन आकुन के सामने पैडी ने अपने पेरेंट्स को नहीं बल्कि अपने दोस्त गाओ को बाइनरी लैंग्वेज में मैसेज किया था, जो उसका मतलब समझ सकता है 6, जिसका मतलब होता है 110 यानी पुलिस। पैडी ने इशारे से उससे पुलिस की हेल्प मांगी थी, तो गाओ शेरॉन के असिस्टेंट को फोन करके ये बात बताता है। पैडी ने भेजे हुए मैसेज में 666 है, जो उस एलिमेंट्री स्कूल का एड्रेस भी है। तो अब पुलिस उस स्कूल पे नजर रखती है, तो उन्हें गार्बेज में कई बियर की बॉटल्स मिलती है, जिससे शेरॉन कंफर्म होती है कि स्कूल के अंदर कई लोग हैं, मगर स्कूल में बच्चे होने के कारण डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते। तो वह रेस्टोरेंट से उस स्कूल में भेजे जाने वाले बर्गर के अंदर मैच बॉक्स छुपा के भेजते हैं, जो पैडी तक पहुंचती है। मैच बॉक्स के अंदर चिट्ठी होती है जिसमें लिखा होता है कि वो मैच बॉक्स के जरिए फायर अलार्म ऑन करे। पैडी बड़ी मेहनत से कचरा जला के अलार्म ऑन करता है। फायर अलार्म बजते ही बच्चों को स्कूल के बाहर निकाला जाता है। फायर ब्रिगेड की ट्रक में छुप के पुलिस वहां पहुंचती है। एना के फिंगरप्रिंट से डोर खोला जाता है। अंदर छुप के बैठे आकुन और मैक समझ जाते हैं पुलिस उन्हें पकड़ने अंदर आई है। आकुन सीसीटीवी पे एना को देखता है तो समझ जाता है कि मैक ने एना की मौत का झूठा वीडियो दिखा के उसे धोखा दिया। तो अब मैक आकुन पे हमला करके उसे घायल करता है, मगर आकुन उसे माफ कर देता है। अब आकुन सब वर्कर्स को लैपटॉप डिस्ट्रॉय करने बोलता है। फिर वो पैडी के पास जाके उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी लड़की को उसकी वाइफ तक पहुंचाए। तभी पुलिस दरवाजा तोड़ के अंदर घुस आती है। पैडी स्कैम सिंडिकेट की पूरी इंफॉर्मेशन शेरॉन को देने को तैयार है, क्योंकि सर्वर का प्रोग्राम उसी ने बनाया है। मगर तभी मैक गन निकाल के फायरिंग करता है, तो पुलिस उसे शूट कर देती है। फायरिंग को लेके पुलिस और वर्कर के बीच फाइट शुरू होती है। पुलिस सबको अरेस्ट करती है। पैडी और एना एक दूसरे को देख के खुश होते हैं। पैडी शेरॉन से कहता है कि वह आकुन की लड़की को उसकी माँ तक पहुंचाए। आकुन को डेथ सेंटेंस होती है। एना को 2 साल की सजा होती है। पैडी को कानूनी गवाही के तौर पे छोड़ा जाता है। पैडी अपना एक्सपीरियंस लोगों के सामने शेयर करता है। अब पैडी को टेक्निकल एडवाइजर की तौर पे पुलिस में जॉब मिल गई है। पैडी सबके सामने एना को प्रपोज करता है, तो शेरॉन अपनी ऑनलाइन स्कैम के खिलाफ की लड़ाई जारी रखती है। मगर अभी भी इस स्कैम के पीछे का असली मास्टरमाइंड कंबोडियन मिनिस्टर चोंग